आप देख रहे हैं प्राइम टाइम एट 9। मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। बदलाव नहीं मंजूर, भाईजान मांगे शरिया कानून। जी हम नहीं कह रहे हैं, कुछ ऐसा ही कहना है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का। दरअसल तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता देने के फैसले को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का ऐलान कर दिया है। इधर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर साफ कर दिया है, यूपी में सभी के लिए कानून समान है। शादी ब्याह के मामला पे गौर करेंगे तो आप महसूस करेंगे ये इन द इंटरेस्ट ऑफ विमेन नहीं है, बल्कि हम महसूस करते हैं कि औरतों के लिए ये एक मुसीबत बन जाएगा फैसला। जब हिंदू लॉ मैरिज एक्ट में ये है कि आपको एलिमनी मिलती है डिवोर्स के बाद, तो मुस्लिम महिला को क्यों नहीं मिलनी चाहिए। तो ये मैं वेलकम करती हूँ, मैं इसका स्वागत करती हूँ जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। नेचुरली अगर कोर्ट कंपल्जन कर देगा कि आपको मेंटेनेंस देना ही है डिवोर्स के बाद भी, तो वो औरत जो है वो मैरिज के बंधन में बंधी रह जाएगी और वो दे कैन मूव ऑन और आगे वो बढ़ के नई जिंदगी नहीं शुरू कर सकेंगी। कि इद्दत के बाद के खर्चे को शरीयत ने मना किया है ताकि जो साबिका बीवी या साबिका शौहर है उसकी निजी और पर्सनल ज़िंदगी में किसी भी तरीके का कोई इंटरफेयर ना हो। शरीयत का यही मुतालबा है, शरीयत की यही तालीम है। ताजिया के नाम पर घर तोड़े जाते थे, पीपल के पेड़ काटे जाते थे, सड़कों के तार हटाए जाते थे। आज कहा जाता है कि सरकार नियम बनाएगी, पर्व और त्योहार मनाना है तो इन नियमों के अंतर्गत मनाओ और नहीं तो अपने घर में बैठ जाओ। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने से इनकार कर दिया। साफ कह दिया वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे और सुप्रीम कोर्ट में ही दोबारा जाएंगे। कौन से फैसले के खिलाफ? मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता देने के फैसले के खिलाफ। आज इस पर बाकायदा बैठक हुई। बैठक में क्या कुछ हुआ पहले समझिए। बदलाव नहीं मंजूर, भाईजान मांगे शरिया कानून। ये हम नहीं कह रहे, कुछ ऐसा ही कहना है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का। असल में तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता देने के फैसले को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का ऐलान किया है। बाकायदा इसके लिए दिल्ली में बड़ी बैठक हुई और बैठक के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बयान जारी कर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को शाहबानो केस जैसा बताया और कहा यह फैसला शरीयत कानून में मतभेद पैदा करने वाला है और ये भी कहा कि मुस्लिमों को मजहब के मुताबिक जिंदगी जीने का अधिकार है। साथ ही AIMPLB ने उत्तराखंड के UCC को धार्मिक आजादी के खिलाफ बताते हुए उसे भी चुनौती देने का ऐलान किया है। असल में सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा था कि तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को भी गुजारा भत्ता मिलना चाहिए, वो इसकी हकदार हैं और CRPC की धारा 125 के तहत वो गुजारा भत्ते की पूरी तरह से हकदार हैं। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। हमारा मानना यह है कि अगर आप रिश्तों पे, शादी ब्याह के मामला पे गौर करेंगे तो आप महसूस करेंगे ये इन द इंटरेस्ट ऑफ विमेन नहीं है, बल्कि हम महसूस करते हैं कि औरतों के लिए ये एक मुसीबत बन जाएगा फैसला। इसलिए कि अगर कोई आदमी शादी के बाद, तलाक के बाद भी अगर उसे जिंदगी भर मेंटेनेंस देना है तो वो तलाक क्यों देगा। गौर करने वाली बात यह है कि ये वही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है जो आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट पर भरोसे की बात करता आया है। खास बात यह है कि कांग्रेस ने भी मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से ही फैसले का समर्थन किया है। इस पर बीजेपी ने पलटवार किया। देश में मुस्लिम पर्सनल लॉ लागू है और अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ लागू है तो फैसले उसके मुताबिक होने चाहिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ मुसलमानों ने नहीं बनाया, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट ने बनाया है। उसके होते हुए मुसलमानों के मामला उसी के मुताबिक तय होने चाहिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को समझना पड़ेगा कि देश शरीयत से नहीं चलेगा। इस्लाम में क्या कानून उसे नहीं, जो
बाबा साहब अम्बेडकर साहब का संविधान है, जहाँ जहाँ कोर्ट तय करेगा उसके साथ सुप्रीम कोर्ट जो तय करेगा, जब पार्लियामेंट तय करेगा उसके अनुसार चलेगा। अपेक्षा करते हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस बात को समझेगा। अब देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस बार इस मसले पर क्या रुख अख्तियार करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लखनऊ में बीजेपी कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें योगी आदित्यनाथ ने पिछली सरकारों को घेरते हुए दावा किया, पहले मुहर्रम के समय में सड़कें खाली हो जाया करती थीं। आज मुहर्रम आयोजित हो रहा है, इसका पता भी नहीं लग रहा। ताजिया के नाम पर घर तोड़े जाते थे, पेड़ काटे जाते थे, सड़कों के तार हटाए जाते थे। आज कहा जाता है किसी गरीब की झोपड़ी नहीं हटेगी। आज कहा जाता है सरकार नियम बनाएगी। त्योहार मनाने हैं तो नियमों के अंतर्गत मनाओ, नहीं तो घर बैठ जाओ। याद करिए, इसी मुहर्रम के समय में सड़कें खाली हो जाती थी, सूनी हो जाती थी। आज मुहर्रम आयोजित हो रहा है, इसका पता भी नहीं लग रहा है। ताजिया के नाम पर घर तोड़े जाते थे, पीपल के पेड़ काटे जाते थे, सड़कों के तार हटाए जाते थे, पुल तोड़ दिए जाते थे। आज कहा जाता है किसी गरीब की झोपड़ी नहीं हटेगी। आज कहा जाता है कोई तार नहीं हटेगा। आज कहा जाता है कि सरकार नियम बनाएगी, पर्व और त्योहार मनाना है तो इन नियमों के अंतर्गत मनाओ और नहीं तो अपने घर में बैठ जाओ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को बूस्टर डोज दिया। 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी की हार पर सबसे बड़ी बैठक थी। इस बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद थे, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा योगी आदित्यनाथ के भाषण की हो रही है। याद करिए, इसी मुहर्रम के समय में सड़कें खाली हो जाती थी, सूनी हो जाती थी। आज मुहर्रम आयोजित हो रहा है, इसका पता भी नहीं लग रहा है। ताजिया के नाम पर घर तोड़े जाते थे, पीपल के पेड़ काटे जाते थे, सड़कों के तार हटाए जाते थे, पुल तोड़ दिए जाते थे। आज कहा जाता है किसी गरीब की झोपड़ी नहीं हटेगी। आज कहा जाता है कोई तार नहीं हटेगा। आज कहा जाता है कि सरकार नियम बनाएगी, पर्व और त्योहार मनाना है तो इन नियमों के अंतर्गत मनाओ और नहीं तो अपने घर में बैठ जाओ। असल में बीजेपी का यही प्रॉब्लम है। बीजेपी ये समझती है कि जब तक समाज में लोगों को तोड़ा ना जाए, बांटा ना जाए, हमारा वोट बैंक नहीं बन सकता। बीजेपी ने आकर ये माइंडसेट बनाना शुरू किया लोगों का। सबसे बड़ा झटका तो योगी आदित्यनाथ को लगाया ना, तो वहाँ से वो 29 सीटें हार गए बीजेपी। तो उनको समझ लेना चाहिए कि ये जो उन्होंने नीतियाँ अपनाई थी उसी का विरोध किया है लोगों ने। और अब आपको दिखाते हैं कैसे योगी ने अपने भाषण से कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को जोश से भर दिया। हम अपनी उपलब्धियों को मुद्दा नहीं बना पाए। मुझे लगता है इनको दोबारा उछल-कूद करने का अवसर ही नहीं मिल पाएगा। आज बुलडोजर बाबा खुलकर बोले, बिना रुके धारा प्रभाव बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के सामने गरजे। लोकसभा चुनाव परिणामों के बाद पहली बार लखनऊ में बीजेपी कार्य समिति की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2024 के चुनाव परिणामों पर पार्टी के अध्यक्ष और वरिष्ठ नेताओं के साथ मंथन किया। यूपी में खराब प्रदर्शन पर सबक सीखते हुए बीजेपी में जोश भरने में कोई कोर कसर भी नहीं छोड़ी। कमल चुनाव चिन्ह को विजयी बनाने के संकल्प के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे, जो लोग उछल कूद करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है इनको दोबारा उछल कूद करने का अवसर ही नहीं मिल पाएगा। आपको बता दें कि 2024 के खराब प्रदर्शन पर मंथन के साथ साथ आरक्षण, संविधान, जातिवाद और सरकारी भर्तियों पर भी चर्चा हुई। योगी ने इस दौरान साफ कर दिया कि वो माफियाओं को अब भी बख्शने वाले नहीं, जबकि जात पात की राजनीति करने वालों पर भी उन्होंने करारा प्रहार किया। आज आप देखते होंगे इन माफियाओं के लिए फातिया पड़ने वाले लोग किस प्रकार से चिल्ला करके फिर से चुनौती देने की स्थिति में आए हैं। आपकी इस ताकत को जाति के नाम पर विभाजित करके शक्ति को छिन्न भिन्न करने का जो पाप अभी चुनाव के दौरान हुआ है, हमें उससे सतर्क और सावधान होना होगा। कि जो षड्यंत्र हो रहे थे, जिस षड्यंत्र की आशंका दिखाई दे रही थी,
उस षड्यंत्र को करने में वे विदेशी ताकतें और विरोधी सभी सफल हो गए। सीएम योगी ने माना कि अति आत्मविश्वास से उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ा है। वोटों की शिफ्टिंग होती है और कहीं पर जब हम लोग ये मान करके चलते हैं कि आत्मविश्वास में कि हम तो जीत ही रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से वहां पर कहीं ना कहीं हमें खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। योगी को 2027 में यूपी में एक बार फिर सरकार बनने का पक्का भरोसा है। बारी जब पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की आई तो उन्होंने भी योगी के सुर में सुर मिलाए। और मैं यहाँ दावे से कह सकता हूँ कि मैं हूँ या मंच पर बैठे लोग हैं या सामने बैठे नेतृत्व है, कोई भी अपने परिवार के कारण नहीं है, वो अपने कर्म के कारण है। बीजेपी अब गलती से भी कोई गलती करने के मूड में नहीं है, इसलिए मिलजुल कर बीजेपी को यूपी में फिर मजबूत करने में जुट गए हैं। दूसरी ओर विपक्ष भी बीजेपी की नई तैयारी के बाद नई सिरे से हमलावर है। भारतीय जनता पार्टी की कार्यसमिति सिर्फ एक ढोंग और तमाशा है, ये दिखावे से ज्यादा कुछ नहीं। जाहिर है आगे की लड़ाई के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। विशाल रघुवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ब्रेक पर जाने से पहले आपने सीएम योगी की वो सारी बातें सुनी थी, और वो लखनऊ की बात करें तो बीजेपी कार्य समिति की बैठक में ये तमाम बातें सीएम योगी ने कही जो चर्चाओं में लगातार बनी हुई है। जेपी नड्डा समेत पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद रहे थे। और अब हम बात करते हैं किस तरह से जो मुद्दे सामने आ रहे हैं उसके तहत लगातार बयानबाजी भी हो रही है। लोकसभा चुनाव, विधानसभा उपचुनाव और 2027 के रोड मैप पर चर्चा हुई। इस दौरान एक तरफ बीजेपी नेता भूपेंद्र चौधरी ने कांग्रेस को भस्मासुर बताते हुए दावा किया, जिसके साथ भी उसे खत्म कर दिया। बयान एक तरफ से आया, दूसरी तरफ से भी आया, और इसी के साथ वार पलटवार का दौर शुरू हो गया। राजनीति के दंगल में कब किसे जीत मिले और कब कौन मात खा जाए कोई नहीं जानता। बड़े बड़े दावे हवा हो जाते हैं और हारने वाले भी जीत के सिंहासन पर चढ़ जाते हैं। लोकसभा चुनाव में आए नतीजे भी कुछ इसी बात की तरफ इशारा करते दिखे। जहां इंडिया गठबंधन को मिली भारी जीत से उनके हौसले इस कदर बढ़ गए कि अब उन्होंने केंद्र सरकार के गिरने की भविष्यवाणी भी कर दी। इसके पीछे एक और वजह यह भी है कि लोकसभा के बाद 7 राज्यों की 13 सीटों पर हुए विधानसभा चुनाव में भी इंडिया गठबंधन ने बाजी मार ली। इन 13 सीटों पर इंडिया गठबंधन को 10 सीटों पर जीत मिली, जबकि एनडीए के खाते में सिर्फ 2 सीटें ही आई। वहीं 1 सीट निर्दलीय के खाते में। बीजेपी को इस चुनाव में पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जोरदार झटका लगा, जिसके बाद से इंडिया गठबंधन का सियासी हमला और तेज है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया में एक पोस्ट के जरिए बीजेपी को घेरते हुए मतदाताओं की तारीफ की। अखिलेश ने लिखा, उपचुनाव में इंडिया अलायंस की शानदार जीत देश के नए नजरिए और नए जन जागरण की जीत है। युवाओं, महिलाओं, किसानों, मजदूरों, कारोबारियों और महंगाई पर पेपर लीक से त्रस्त परिवार वालों ने बीजेपी को बुरी तरह नकार दिया है। एक बार फिर से समझदार मतदाताओं को बधाई। विपक्ष जहां अपने सियासी तीरों से बीजेपी पर हमला करने में जुटा रहा, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी के लखनऊ में बीजेपी की कार्यसमिति की बैठक हुई। इस बैठक में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम और प्रदेश भर के सांसद, विधायक और पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। कांग्रेस पार्टी आज परजीवी पार्टी हो गई है, अपने पर खड़ी नहीं है, अपने वोट पर खड़ी नहीं है, ये दूसरों के वोट पर, अंग्रेजी में इसको कहते हैं पैरासाइट। और आप यहाँ परजीवी पार्टी यानी लता की तरह किसी पेड़ के साथ चिपक करके खड़े होने की बात करते हैं। इस बैठक में लोकसभा चुनाव के नतीजों पर मंथन हुआ। 13 सीटों के उपचुनाव के नतीजों पर बात हुई। यूपी विधानसभा 2027 का रोड मैप तैयार हुआ। विपक्ष के प्रचार प्रसार पर झूठ फैलाने का दावा किया गया। आरक्षण, महिलाओं को पैसे, संविधान बदलाव जैसे विषय मुद्दे रहे। पेपर लीक की जांच और आरोपियों पर कार्रवाई का भी मुद्दा रहा। बीजेपी नेताओं ने इस दौरान समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को भी जमकर घेरा। बीजेपी नेता भूपेंद्र चौधरी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस भस्मासुर है और जल्द ही अखिलेश यादव को निपटाने का काम करेगी। अखिलेश यादव जी,
मैं आपको सावधान कर रहा हूं कि कांग्रेस भस्मासुर है और बहुत ही जल्दी आपको ठिकाने लगाने का काम करेगी। कांग्रेस की नजर में आपके मुस्लिम वोट पर है। कांग्रेस की सोच और उनकी कार्यशैली लोकतंत्र की कोई गुंजाइश नहीं है। बीजेपी के आरोपों पर समाजवादी पार्टी ने पलटवार करते हुए नसीहत की। बीजेपी उनकी फिक्र करने के बजाय अपने आप को देखी। तो अपनी चिंता छोड़ के समाजवादी पार्टी की चिंता करना भूपेंद्र चौधरी जी और भारतीय जनता पार्टी को छोड़ देना चाहिए। समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन मिलके भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। अभी भी जो बाई इलेक्शन हुए वो भी एक संदेश है भारतीय जनता पार्टी के लिए। 2027 में भी भारतीय जनता पार्टी को जनता संदेश देगी। भूपेंद्र चौधरी पर कांग्रेस ने भी हमला किया और बीजेपी को ही भस्मासुर बता दिया। वो शायद भूल गए कि यही भाजपा है जिसने शिरोमणि अकाली दल को पंजाब में खत्म कर दिया। वो शायद भूल गए कि इन्हीं लोगों ने मिलकर उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना के 2 फाड़ कर दिए। भूपेंद्र चौधरी जी ये भी भूल गए कि वही लोग हैं, आप ही लोग हैं जिन लोगों ने शरद पवार की एनसीपी के 2 टुकड़े कर दिए। तो कितने गिनाए जाएं? इस दौरान बीजेपी नेताओं ने यह भी आरोप लगाया कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती तो राहुल गांधी हिंदू शब्द बोलने पर ही पाबंदी लगा देते। वहीं समाजवादी पार्टी भी सत्ता में आने पर अपना असली चरित्र दिखाती। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब एक दिलचस्प खबर आपको मध्य प्रदेश से दिखाते हैं। इस खबर को देखने के बाद आपको इस समझ में आएगा कैसे किसानों ने ज्यादा पैसे के लालच में मुआवजे का गणित निकाल लिया। इस खबर को देखने के बाद आपको यह भी समझ आ जाएगा कैसे किसानों ने प्रयागराज सिंगरौली हाईवे पर मुआवजे की फैक्ट्री खोल ली। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 गिनते जाइए जहां तक भी आपकी नजरें जाएं, गिनते जाइए। तस्वीरें धुंधली होती चली जाएंगी, लेकिन यहां बने मकानों की गिनती खत्म नहीं होगी, क्योंकि यह है ज्यादा पैसों के लालच में कमाई का नया प्लान। इधर मध्य प्रदेश सिंगरौली से प्रयागराज तक हाईवे निर्माण का ऐलान हुआ, उधर रातों रात सैकड़ों मकान बन गए। इधर हाईवे निर्माण के लिए सर्वे का काम हो रहा है, उधर रातों रात मुआवजा रैकेट सक्रिय हो गया। यूं कह लीजिए कि इन दिनों प्रयागराज सिंगरौली हाईवे पर खुल गई है मुआवजे की फैक्ट्री। जब आप इन मकानों को गौर से देखेंगे तो सभी मकान एक ही रो में बने हैं। सभी के सभी मकान बिल्कुल आधे अधूरे। जाहिर है अगर मकान आधे अधूरे हैं तो यहाँ कोई रहता भी नहीं है। ये मकान उस जगह बने हैं जहाँ से हाईवे को गुजरना है। खेत के बजाय मकान पर मुआवजा अधिक मिलता है, इस वजह से अफसरों ने भी खाली जगहों पर अधूरे मकान बना दिए। मुआवजे का खेल तो देखिए, यहाँ आप जो भी मकान देख रहे हैं वो बिल्कुल कच्चे हैं, जिन्हें रातों रात बस मुआवजा लेने के लिए बनाया गया है और इसके लिए बकायदा पूरा रैकेट सक्रिय है। ये रैकेट मुआवजे वाले घर का निर्माण करवाता है। घरों का हाईवे रूट पर निर्माण करवाकर ये रैकेट सरकार से मोटी रकम मुआवजे के रूप में वसूलती है। हालांकि सर्वे के बाद इनकी पोल खुल गई है। सर्वे में सिर्फ 500 घर ही पाए गए थे, जबकि अब 2500 मकान बन चुके हैं। यदि कोई मकान CA के पब्लिकेशन के बाद बनते हैं तो उसको मुआवजे की पात्रता नहीं होगी। लोगों ने संभवतः कुछ मकान निर्मित किए हों मुआवजे के उद्देश्य से, लेकिन वो मुआवजे की पात्रता में नहीं आएंगे। हाईवे के सर्वे से पहले इस इलाके में जमीन का रेट 8,000 रुपए प्रति डिसमिल था, जो बढ़कर 80,000 रुपए हो चुका है। मकान बनाने के बाद एक्सपर्ट से उसका वैल्यूएशन कराया जाता है, उसके आधार पर मुआवजे की मांग की जाती है। मकान से लेकर बोर तक के पैसे मिलते हैं। जिला प्रशासन का साफ कहना है कि सर्वे के बाद बने घरों पर मुआवजा नहीं मिलेगा, लेकिन दलाल कहां मानने वाले हैं। मुआवजा दिलाने का झांसा देकर जमीन मालिकों और अन्य लोगों को फंसा रहे हैं। जाहिर है मुआवजा नहीं मिला तो जमीन पर मकान बनाने वालों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया।